सिडनी के बॉन्डी बीच पर जिस बर्बर तरीके से 15 यहूदियों की हत्या की गई, उससे पूरी दुनिया सदमे में है। इस विभत्स आतंकी घटना से दहशत का मीटर हाई है। सोचिए, ऐसे वक्त में जब मृतकों के प्रति एकजुटता और आतंक के खिलाफ आक्रोश का प्रदर्शन होना चाहिए था, तब फिलिस्तीन के नाम पर यह प्रदर्शन हो रहे हैं। यह प्रदर्शन एक तरह से उस कट्टरपंथी सोच का समर्थन है जो आतंकवादियों का पोषण करती है। यह कट्टरपंथी सोच का तुष्टीकरण है। मित्रों, अब हम कट्टरपंथियों का मूक समर्थन करने वाली इस विश्वव्यापी सोच की वैचारिक मरम्मत करेंगे। डीएनए मित्रों, आतंकी बाप बेटे की जोड़ी यानी 50 साल के साजिद अकरम और उसके 24 साल के बेटे नवीद अकरम के आतंकी कनेक्शन की जांच जारी है। इस बर्बर और मानवता विरोधी हत्याकांड के खिलाफ लोग गुस्से में हैं। आतंक के पोषक कट्टरपंथियों के खिलाफ निर्णायक एक्शन की मांग हो रही है। लेकिन आपको जानकर नाराजगी होगी, गुस्सा आएगा कि ऐसे वक्त में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को दक्षिणपंथी उग्रवाद की चिंता सता रही है। सोचिए, जिस देश में इन कट्टरपंथी आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को धर्म देख के मारा, उस देश का नेता क्या कह रहा है? उसे चिंता सता रही है दक्षिणपंथी उग्रवाद की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि तुष्टीकरण करने वाला वह है जो मगरमच्छ को इस उम्मीद में खिलाता है कि वो उसे आखिर में खाएगा। डीएनए मित्रों, एंथनी अल्बनीज यही कर रहे हैं। बॉन्डी बीच पर हुई घटना को दक्षिणपंथी उग्रवाद कहकर मगरमच्छ बने कट्टरपंथियों का तुष्टीकरण कर रहे हैं। यह बहुत महीन दर्जे की घातक वैचारिक बेईमानी है। समझिए, अल्बनीज सीधे कह सकते थे कि बॉन्डी बीच पर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बर्बर तरीके से 15 मासूम यहूदियों की हत्या कर दी। यही सच भी है, लेकिन उन्होंने शाब्दिक प्रपंच करते हुए इसे दक्षिणपंथी उग्रवाद कहा। समझिए, ऑस्ट्रेलिया में नेशनल सोशलिस्ट नेटवर्क, व्हाइट सुप्रीमिस्ट, ट्रू ब्लू क्रू, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पार्टी जैसी कई संगठन हैं जिन्हें दक्षिणपंथी अतिवादी संगठन कहा जाता है। सिडनी में हुए बर्बर हत्याकांड में इन संगठनों का हाथ नहीं है। यानी अल्बनीज दक्षिणपंथी उग्रवाद कहकर इस्लामिक कट्टरपंथियों के पाप को छिपाने के लिए शाब्दिक ढाल मुहैया करा रहे हैं। हाथों में फिलिस्तीन का झंडा और यहूदी विरोधी नारेबाजी। ऑस्ट्रेलिया में दृश्य आम है। बॉन्डी नरसंहार के बाद अब इसे नोटिस किया जाने लगा है। सवाल यह है कि जब सड़क पर इस्लामिक कट्टरपंथी ऐसा तांडव कर रहे हैं, जब चुन चुनकर यहूदियों की हत्या की गई, धर्म देखकर नरसंहार किया गया, तब अल्बनीज इस्लामिक आतंक को दक्षिणपंथी उग्रवाद कहकर बचाने का पाप क्यों कर रहे हैं? क्यों अल्बनीज की जुबान इस्लामिक आतंकवाद को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराने में लड़खड़ा रही है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए बहुत तार्किक और विशेषज्ञ होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। डीएनए मित्रों, देश चाहे भारत हो या ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर में नेताओं का एक सत्य समान है। वो सत्य है वोट। ये सत्य दुनिया के सभी देशों में बिल्कुल एक समान है। तो दुनिया जिन्हें इस्लामिक आतंकवादी कह रही है, अल्बनीज उनके पाप को छिपाने के लिए दक्षिणपंथी उग्रवाद का जुमला गढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी नजर वोट बैंक पर है। समझिए, ऑस्ट्रेलिया में मुस्लिम आबादी महज 3.5% है, लेकिन कथित उदारवादी नजरिए से संक्रमित लोगों की तादाद ज्यादा है। इसे ऐसे समझिए कि अल्बनीज की लेबर पार्टी को चुनाव में करीब 35% वोट मिले थे। ये वोट कथित तौर पर उन उदारवादी ग्रुप्स के हैं जो कट्टरपंथियों के प्रति नरम रवैया रखते हैं, यानी वही लिबरल। इसी वोट बैंक को खुश करने के लिए अल्बनीज ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी। गाजा में हमास के खात्मे के लिए इजराइल की कार्रवाई को गलत बताया। ऑस्ट्रेलिया में फिलिस्तीन के नाम पर चलने वाले कट्टरपंथियों के कथित आंदोलनों पर सख्ती नहीं बरती। एक्सपर्ट्स ऑस्ट्रेलिया में एंटी सेमिटिज्म यानी यहूदी विरोधी भावना के लिए अल्बनीज सरकार की ही इन्हीं नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं। डीएनए मित्रों, कट्टरपंथियों के तुष्टीकरण के लिए अल्बनीज ने न सिर्फ इतना ही किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने 4 महीने पहले 17 अगस्त को अल्बनीज को एक चिट्ठी भेजी थी। चिट्ठी में ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती यहूदी विरोधी गतिविधियों को लेकर आगाह किया गया था। लेकिन तुष्टीकरण की राह में आगे बढ़ चुके अल्बनीज ने इस चेतावनी को अनदेखा कर दिया, क्योंकि उन्हें संकट नहीं दिखा, उन्हें बस अपना वोट बैंक दिखाई दिया। सिडनी नरसंहार के बाद भी अल्बनीज सचेत हो गए हैं? ऐसा नहीं है। अब भी वो कट्टरपंथियों को बचाने के लिए दक्षिणपंथी उग्रवाद जैसी शब्दावली का सहारा ले रहे हैं। डीएनए मित्रों, आपको याद होगा हमारे देश में भी एक वक्त भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े गए थे। मकसद
सिर्फ इस्लामिक आतंकवादियों की बर्बर हिंसा से देश का ध्यान हटाना था। भगवा आतंक का शब्द गढ़ने वालों की मंशा भी अल्बनीज जैसी ही मुस्लिम तुष्टीकरण की थी। आज अल्बनीज की तुष्टीकरण वाली पॉलिसी का परिणाम ऑस्ट्रेलिया भुगत रहा है। डीएनए मित्रों, तुष्टीकरण की यह असाध्य बीमारी विश्वव्यापी है और तुष्टीकरण वाली इसी बीमारी से निकला कट्टरपंथी हिंसा का वायरस भी अब विश्वव्यापी हो गया है। मित्रों, तथ्य यही है कि जिन देशों ने कट्टरपंथियों का तुष्टीकरण किया, उन्हें प्रश्रय दिया, वहां पिछले कुछ सालों में कट्टरपंथी हिंसा ने सब कुछ तबाह कर दिया है। कट्टरपंथी और तुष्टीकरण की लाइलाज बीमारी और इससे जुड़े नुकसान के कुछ आंकड़े अब हम आपको शेयर करना चाहेंगे। भविष्य को तबाह करने वाले नुकसान को समझने के लिए इन आंकड़ों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक वक्त स्वीडन को दुनिया के सबसे सुरक्षित और खुशहाल देशों में गिना जाता था, लेकिन 2015 में स्वीडन सरकार ने मुस्लिम देशों से आने वाले शरणार्थियों के लिए नियम में छूट दी। परिणाम क्या हुआ? स्वीडन में आज यूरोप के किसी भी देश के मुकाबले गैंग वॉर में सबसे ज्यादा हत्याएं होती हैं। 2022 में स्वीडन में गोलीबारी की 363 घटनाएं हुई। स्वीडन में अपराधियों की, या कह सकते हैं इन कट्टरपंथियों की दहशत को ऐसे समझिए कि स्वीडिश पुलिस ने 61 क्षेत्रों को इस्लामिक नो गो जोन बताया है, यानी इन क्षेत्रों में पुलिस भी जाने से डरती है। शरणार्थियों के आने से सिर्फ अपराध नहीं बढ़ा, अर्थव्यवस्था भी पाताल लोक में चली गई। 2025 में स्वीडन में बेरोजगारी दर 8.2% थी। फ्रांस ने भी उदारवादी नीतियों के नाम पर इस्लामिक कट्टरपंथियों की अनदेखी की। यहां भी अरब से बड़ी संख्या में शरणार्थी पहुंचे। नतीजा यह हुआ कि फ्रांस में अब आए दिन कट्टरपंथियों का उपद्रव दिखता है। जून 2023 में ट्रैफिक पुलिस से जुड़े विवाद के बाद कट्टरपंथियों ने फ्रांस में भारी उपद्रव किया। पूरे फ्रांस में दंगे हुए, चर्चों को जलाया गया। अक्टूबर 2023 में चेचनिया से आए एक कट्टरपंथी शरणार्थी ने एक शिक्षक की हत्या कर दी। फ्रांस पुलिस ने 751 शहरी इलाकों को नो गो जोन बताया है, यानी इन इलाकों में पुलिस के लिए काम करना मुश्किल है। कानून व्यवस्था बिगड़ने से फ्रांस में बेरोजगारी दर 8% तक पहुंच गई है और कल ही हमने आपको यह बताया था कि इस्लामिक कट्टरपंथियों की वजह से फ्रांस में कई जगह पर न्यू ईयर की पार्टीज कैंसिल करनी पड़ी। ब्रिटेन में कट्टरपंथियों के तुष्टीकरण का नतीजा यह रहा कि लंदन के आसपास ग्रूमिंग गैंग्स ने 1500 से ज्यादा लड़कियों का रेप किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रूमिंग गैंग्स से जुड़े अपराध के 64% मामलों में पाकिस्तानी नागरिक जिम्मेदार थे। ब्रिटेन में बेरोजगारी दर भी 5% तक पहुंच गई। जर्मनी के फेडरल क्रिमिनल पुलिस ऑफिस की रिपोर्ट बताती है कि साल 2022 में 47,923 जर्मन नागरिक मुस्लिम शरणार्थियों की हिंसा के शिकार हुए। कट्टरपंथियों की हिंसा में 38 जर्मन नागरिकों की मौत हो गई। यहां शरणार्थियों के असर से बेरोजगारी दर 4% पहुंच गई। डीएनए मित्रों, सिर्फ यूरोप ही नहीं, अमेरिका भी इस कट्टरपंथी हिंसा का शिकार हुआ है। हालांकि अमेरिका में कट्टरपंथियों को लेकर नीतियां कठोर रही हैं, लेकिन जब से ट्रंप ने कभी आतंकी रहे सीरिया के राष्ट्रपति अल सारा का व्हाइट हाउस में स्वागत किया, सवाल उठने लगे। अमेरिका में 4 कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया गया। ये नए साल की पार्टी में धमाका करने की साजिश रच रहे थे। नए साल के जश्न के दौरान ये कट्टरपंथी बारूदी ब्लास्ट पर लोगों को निशाना बनाने की साजिश कर रहे थे। ये किसी एक देश की घटना नहीं है। जहां भी कट्टरपंथियों के तांडव की अनदेखी हुई, कट्टरपंथियों का तुष्टीकरण हुआ, वहां हिंसा का सबसे बर्बर रूप देखने को मिला। इसलिए आज जरूरी है कि दक्षिणपंथी उग्रवाद जैसे शाब्दिक प्रपंच के बजाय कट्टरपंथियों की हिंसा को सही शब्दों से परिभाषित किया जाए। सीधे सीधे कहा जाए कि मानव विरोधी हिंसा और हत्या के लिए इस्लामिक आतंकी जिम्मेदार हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनका तुष्टीकरण नहीं किया जाए।